क्लास 9th स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अध्याय 10 है वैसे, और सिविक्स का चैप्टर 2 है लोकतंत्र। और लोकतंत्र क्यों है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आपको पूरा सेक्शन वाइज पूरा समझा देते हैं क्या क्या है। इसमें ये बताया गया है कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी सरकारें हैं, कहीं जनता द्वारा चुनी गई सरकारें हैं। जनता द्वारा चुनी गई से मतलब ये है कि हम लोग क्या होते हैं, अपने प्रतिनिधि जो होते हैं, हमारे नेता लोग को चुनते हैं, वो हमारे आगे वो लेते हैं, हमारे हित में फैसले लेते हैं और हमारे हित में काम करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे देश हैं, कई ऐसे देश हैं जिसमें क्या होता है लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है। वहाँ पे क्या है, या तो सैनिक शासन होता है या फिर वहाँ पे तानाशाही होती है, राजशाही होती है। ठीक है, इस तरह से होती हैं इसमें। तो ये सब जो हैं वो लोकतांत्रिक सरकारें कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना कब्जा किया हुआ था। मतलब वहाँ पे कोई नेता नहीं था, वहाँ पे सब कौन दिख रहा था, पूरी सेना ही पूरा शासन दिख रही थी। अभी रिसेंटली बात करें, नॉर्थ कोरिया में है, वहाँ पे भी क्या है, तानाशाही है। और पहले की बात करें तो आप नेपाल की बात करते हैं, तो ये सब है। ये अभी आप और डिटेल में आगे आएगा लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में आएगा। जो लोकतंत्र की होती हैं वो दो तरह से होती है, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मतलब जो है कि हम दो तरीके से नेता चुनते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लोग वोट देते कि ये हमारा नेता है, इसको हम वोट दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, फिर नेता लोग मिलके आपस में किसी एक को बड़ा नेता बनाते हैं जो पूरे सबको हेड होता है उनका, और उनको इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, इस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होगा। इसको और डिटेल में आगे आएगा। अब ये क्या है, लोकतंत्र को बताया गया है। ये भी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको कि अलग अलग तरह अलग है। जैसे कहीं पे सैनिक तंत्र होता है, कहीं राजतंत्र स्थापित है। इसी ठीक है, सबसे ज़्यादा लेकिन लोकप्रिय जो माना गया है वो जो किसी देश को चलाने के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना गया है, वो माना गया लोकतंत्र को, यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए। तो इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन सैनिक द्वारा भी कहीं कहीं सक्सेसफुल रहा है, लेकिन क्या है, बाद में वो सैनिक से शासन है वो तानाशाही बन जाता है। राजतंत्र भी कहीं टाइम पे अच्छा रहा, लेकिन क्या होता है फिर उसमें एक ही तरह के लोग अपने अपने फैसले लगाते हैं। एक ही राजा होता है, उसके बेटे, फिर वो बेटे शासन करते हैं। जैसे नेपाल में अभी 2004 में ही क्या हुआ, सैनिक वो जो था वो हटाया वहाँ से, और नहीं तो वहाँ पे वंशानुगत चला आ रहा था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ हट के लोकतंत्र स्थापित हुआ है अभी नेपाल में कुछ दिन पहले। ऐसे ही पाकिस्तान में ये सब इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 2008 में पहले सैनिक तंत्र था, लोकतंत्र आया, फिर दोबारा सैनिक तंत्र आ गया। ठीक है, नेपाल के बारे में भी इसमें दिखाया गया है कि नेपाल में 2006 से पहले नेपाल की शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद फिर क्या वहाँ पे भी लोकतंत्र आया। इस तरह से पूरा समझाया गया है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो माना गया है वो किसको माना गया है, जो लोकतंत्र है, यानी राजतंत्र हो चाहे सैनिक तंत्र हो, लोकतंत्र, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है किसको माना गया है, लोकतंत्र को माना गया है। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी एक डेफिनेशन भी दी है, जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है उसे लोकतांत्रिक, और जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है उसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। यानी लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक का मीनिंग यहाँ समझाया हुआ है। सीधी बात है, जनता जब इन्वॉल्व होती है, जनता के फैसले लिए जाते हैं, जनता के फेवर में फैसले लिए जाते हैं, वो जनता की सरकार होगी। जिसमें जनता के हित में नहीं है, सब अपनी ही बात करी जाएगी, जो लीडर है उसका वो अपनी बात करेगा, तो वो अलोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट, ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं। लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा। लोकतंत्र में, भारत में लोकतांत्रिक विचारधारा का उदय राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए चलाए संघर्ष के दौरान हुआ। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे देश में लोकतंत्र आया वो किसकी वजह से आया, जब अंग्रेज़ का शासन था, हम लोग ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जब एकजुट हुए, उसी टाइम पे हम लोग को लोकतंत्र की परिभाषा समझ में आई। वैसे लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है वो बताई गई है यहाँ पे कि लोकतंत्र, जनतंत्र भी कहते हैं उसे, प्रजातंत्र भी कहते हैं, ये सब उसके नाम है। और ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो दो वर्ड से आया है, यूनान के दो वर्ड्स में है, डीमोस और क्रेटिया वर्ड से आया हुआ है। इसका होता है, इस पहले वर्ड का मतलब होता है, क्रेटिया का होता है शक्ति, और डीमोस का मतलब होता है जनता, यानी जनता का शासन। ये उसकी परिभाषा है, जनता की शक्ति, ये उसकी परिभाषा है सारा, जो उसके वर्ड से हमें मिलती है परिभाषा। इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े नेता लोग हुए हैं, उनने भी बहुत सारी परिभाषाएँ दी हुई हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बेनी प्रसाद, अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और लोग सबसे ज़्यादा जल्दी याद करते हैं, उसको वैल्यू भी ज़्यादा है। वो कौन सी है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। इसमें क्या होता है, जनता ही है, इसमें सब कुछ जनता अपने लिए शासन कर रही है, जनता द्वारा ही उनको चुना जाता है और जनता के लिए ही सारा शासन चल रहा है। तो ये अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी हुई थी।
इसके अलावा आप और भी पढ़ सकते हैं किस किस ने कौन कौन सी परिभाषा दी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आया हमारा लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष में क्या बताया हुआ था? अप्रत्यक्ष में जो अभी हमने 2 मिनट पहले ही बताया हुआ था अब स्टार्टिंग में, उसमें हम शॉर्ट में बता देते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम डायरेक्ट अपने नेता को चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। यानी कि हमें मालूम है कि ये, जैसे हम बात करें झांसी में चुनाव होता है तो हमें जो हमारा नेता खड़ा होगा हम जानते हैं कि ये नेता, जैसे कांग्रेस के हमारे वो होते हैं नेता या फिर बीजेपी के नेता होंगे तो हम जानते हैं ये नेता को हमें जितवाना है, इनको हम जान पहचान के हमें कोई ना कोई इनको जानता है, ठीक है। लेकिन एक वो था जिनको हम नहीं जानते हैं, वो कौन? जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री तो अभी हम मालूम है मोदी हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव तो हम उनको वोट करते हैं जो हमारे एरिया के होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमें उस समय नहीं मालूम होता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जितने नेता लोगों को हम चुनते हैं, ठीक है, वो मिलके सब किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? तो चुना गया प्रधानमंत्री कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति लोग को हमें नहीं मालूम राष्ट्रपति कौन बनेगा, लेकिन क्या होता है जितने भी हम नेता लोग होते हैं सब लोग मिलके चुनाव करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो वो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लोकतंत्र के विषय में जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? शासक कौन शासक है लोकतंत्र में, ठीक है। इसमें उसके बाद कह रहे हैं कौन शासन का चुनाव, कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं, किस तरह के चुनाव से लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं तो इन क्वेश्चनों का क्या होगा आंसर। इसमें क्वेश्चन को हम थोड़ा हिंदी अपनी लैंग्वेज में समझें। शासक कौन मतलब कौन है कि कौन हम पूरी देश को लीड करेगा। जैसे लोकतंत्र में तो इतने सारे लोग रहते हैं, जनता है बहुत सारी है, करोड़ों में 130 करोड़ जनसंख्या है जैसे भारत की। तो इसमें से शासक कौन रहेगा? तो जनता तो पूरी तरह से हर कोई तो अपना फैसला, तो कौन होगा शासक? जो हम लोगों ने प्रतिनिधि चुने हैं उनमें से कोई एक होगा, वो शासक, ठीक है। किस तरह के चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, इसमें ये बताया जाएगा कि कैसे चुनाव किए जाए तो लोकतांत्रिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है सबने हाथ उठा दिया तो लोकतांत्रिक चुनाव कहलाएंगे, नहीं। या किसी को दो जोर जबरदस्ती से चुनाव डलवाया जाए तो क्या लोकतांत्रिक चुनाव होंगे? नहीं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद कौन लोग शासकों का चुनाव करेंगे। अब कौन लोग होंगे जो शासकों का चुनाव करेंगे, यानी जनता में भी कौन लोग होंगे शासक, यानी कि हमने लीडर को चुना और लीडर किसको चुनेगा? मेन लीडर को चुनेगा, ठीक है। ये उसमें क्वेश्चन है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, सरकार के कौन सा स्वरूप होगा, किस तरह की सरकारें होंगी वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चनों के उत्तर हमें क्या मिलते हैं इसमें, इनकी विशेषताओं में पता चल जाते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि निर्णय लेने के लिए अंतिम शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी कि जनता के लिए जो भी फैसले लेने हैं उसकी किसके पास होती है? वो प्रतिनिधियों की, मतलब जो लोग हम जिनको चुनते हैं उनके पास पूरी पावर रहती है कि हमारे हित में फैसला करें। जैसे हमारे झांसी की मैं बात करें, झांसी में ब्रिज नहीं बन रहा है तो हम ये बात डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कहेंगे नहीं, हम किससे कहेंगे? अपने यहाँ के नेताओं से कहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें चुना कि आप हमारी बात रखो। तो हम उनसे जब बात करेंगे वो प्रधानमंत्री की बात पहुंचाएंगे कि हमारा ब्रिज नहीं बन रहा है, तो ठीक है। तो अंतिम फैसला किसको लेना होगा? प्रतिनिधि। अब वो बात उनसे कह रहे नहीं कह रहे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उन नेताओं के ऊपर जिनको हमने चुना है, ठीक है। अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। नेक्स्ट दूसरी वाली क्या विशेषता होंगी? बाकी तो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं और भी चीज़ों के, हम मेन पॉइंट बता रहे हैं। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या आती है? लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग भी चुनाव हार सकें। कई ऐसे देश हैं जहाँ निर्वाचन के सॉन्ग तो रचा जाता है परंतु चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होते। यानी कि यहाँ पे होता है लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है कि जो चुनाव है निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। निष्पक्ष से मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती से हो या फिर किसी एक तरफा चुनाव हो गए कि हमेशा एक ही एक पार्टी जीत रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कई बार भी हुआ है, अपने देश में भी ऐसा हुआ है कि सरकारें काम कर रही हैं और फिर जनता क्या करती है, अगर वो 5 साल तक अच्छा काम नहीं करती है, जनता के फेवर में काम नहीं करती है, तो क्या करती है जनता, नेक्स्ट जब चुनाव होता है तो जनता क्या करती है, उन्हें वोट नहीं देती है और वो चीज़ हार जाती है। यानी सत्ता में जो बैठे हुए हैं लोग वो भी कभी भी हार सकते हैं, ठीक है। ये होता है दूसरी विशेषता है। ये सब किस पे डिपेंड करा? नेता लोगों पे, मतलब नेता पे नहीं, जनता पे डिपेंड किया। और लोकतंत्र की तीसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति केवल एक ही पर्सन को वोट देगा, ज़्यादा पर्सन को वोट नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये उसका तीसरी विशेषता है। और कि दूसरा क्या है? सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब यह है कि जो एडल्ट है, जो 18 ईयर्स का है, उससे ऊपर का जो है वही लोग केवल क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वोट नहीं कर सकता है। ठीक है। कई इसके अलावा उसमें इसके बारे में और भी डिटेल में ये दिया गया है कि कई देश ऐसे थे जहाँ पे सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, कहीं पे महिलाओं का अधिकार नहीं था, किसी किसी कंट्री में क्या था कि देश के जो अमीर लोग थे उनको भी वोटिंग का अधिकार था। तो इन सब को हटा के एक नया जो नियम बना पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारों के लिए कि जो भी 18 साल से ऊपर का है, 18 साल का है, वही वोट दे सकता है। इसके अलावा कोई भी वोट नहीं डाल सकता। और सबको क्या है, एक बार में एक ही पर्सन को वोट डाल सकता है। ठीक है। और अंतिम जो लोकतंत्र का अंतिम जो महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या है, इसमें विधि के शासक और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। इसमें विधि के शासन में जो नियम का है शासन चलाने का, वो सबके लिए समान है। ठीक है। और उसी से क्या होता है, जो मनुष्य हैं उसके मानवाधिकार है उनको क्या मिलता है, संरक्षण मिला हुआ। यानी कि कोई भी अगर मानवाधिकार है, जो हमारे राइट्स हैं, उनमें अगर कुछ भी कमी होती है किसी नियम से, तो वो चीज़ कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिभाषाओं का सारांश इसके आगे के चैप्टर में और आगे के टॉपिक में। ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।